हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम B2 रिटेल का कॉन कॉल एनालिसिस करने वाले हैं। Q1 FY26 का जो कॉन कॉल हुआ है उसको समझेंगे कि इन्वेस्टर्स ने कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं एंड मैनेजमेंट ने कैसे जवाब दिए हैं एंड नियर फ्यूचर के लिए क्या इंसाइट्स मैनेजमेंट ने हमें दिए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आप अपना रिसर्च खुद से करिए। एंड इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल एनालिसिस है और फाइनेंशियल रिजल्ट का जो एनालिसिस है वो ऑलरेडी मैं अपने पिछले वीडियोज़ में कर चुकी हूँ। और इस पर्टिकुलर कॉन कॉल में लगभग 58 to 60 क्वेश्चन है। मैं इन क्वेश्चन को डिवाइड करूँगी। मैं अराउंड 29 to 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर दूंगी एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। अब हम शुरू करेंगे। इस कंपनी के जितने भी क्वेश्चंस इस कॉन कॉल में पूछे गए हैं वो आंसर किए हैं मिस्टर आकाश अग्रवाल ने, जो कि इस कंपनी के डायरेक्टर हैं एंड CEO हैं। आफ्टर ग्रीटिंग्स इन्होंने स्टार्ट किया अपनी ओपनिंग स्पीच से, जिसमें बताते हैं कि वी बिगिन FY26 with strong momentum backed by innovation, agility and the trust of millions of customers. बताते हैं कि FY26 की स्टार्ट जो है स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है। इनोवेशन का हमने सहारा लिया है। एजिलिटी मीन्स अडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स फैशन एंड टुवर्ड्स ट्रेंड and trust of millions of customers. We are not just adapting the India's retail landscape, we are setting the pace for growth in the value fashion market. So they basically says that we want to be the trendsetter in the retail fashion industry. एक अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं इसके बारे में। वी स्टे कस्टमर फर्स्ट एंड पावर्ड बाय डीप डेटा इंसाइट्स। ये बताते हैं कि कस्टमर हमारी टॉप प्रायोरिटी है। कस्टमर के बारे में हम सबसे पहले सोचते हैं, देन अदर थिंग्स कम। और ये अपने कस्टमर के बारे में रिसर्च करते हैं अबाउट देयर डिमांड्स, उनके क्या नीड्स है एंड बेसिक साइकोलॉजी और भी काफ़ी सारी चीज़ें। एंड इट इज़ बैक्ड बाय डेटा इंसाइट्स, बेसिकली डीप डेटा इंसाइट्स। देन सेकेंड अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताते हैं दैट अजाइल मर्चेंडाइजिंग। अजाइल मर्चेंडाइजिंग इज़ व्हाट it is basically a process and a kind of change बेसिकली, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री है एंड इट कीप्स चेंजिंग। ये जो प्रोसेस है अजाइल मर्चेंडाइजिंग का, ये हेल्प करता है इनको टू गो विथ ट्रेंड, और जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके लिए स्टॉकअप करना, बेसिकली क्विक चेंज एंड एडजस्टमेंट्स। एंड अ टेक एनेबल्ड सप्लाई चेन, बेसिकली टेक से रिलेटेड, लाइक जहाँ पर टेक का यूज़ हो ऐसी सप्लाई चेन ये क्रिएट कर रहे हैं। Our business is built to be scalable, resilient and future ready। मतलब इनका जो बिजनेस है स्केलेबल है, रेजिलियंट है, यानी कि जब प्रॉब्लम्स आती है तो इनका बिजनेस सर्वाइव करने की ताकत रखता है, एंड फ्यूचर रेडी। ये अपनी परफॉर्मेंस का वैलिडेशन देते हैं कुछ चीज़ें बताकर। दैट आर strong customer traction this quarter shows our strategy is working। ये जो ऊपर इन्होंने स्ट्रैटेजीज की बात की है, इस क्वार्टर में इनका जो फुटफॉल है बड़ा है। दैट्स वाई ये डिक्लेयर करते हैं, वैलिडेट करते हैं इनकी परफॉर्मेंस को कि हाँ, जो स्ट्रैटेजीज हमने अप्लाई किया है दैट आर वर्किंग। We consistently deliver fresh and trendy assortments, strong product quality and unbeatable value. These are some strong points. These combinations strengthens our leadership in India's value fashion segment। मतलब ये जो कुछ स्ट्रैटेजीज है और जो ये डिलीवर कर रहे हैं, मतलब फ्रेश एंड ट्रेंडी assortments, बेसिकली इट्स लाइक कपड़े, पीसेज काइंड ऑफ थिंग, एंड प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है एंड वैल्यू। ये मिक्स जो है, ये टोटल कंप्लीट मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड प्रोडक्ट डिलीवरी। ये इनको इंडियाज़ वैल्यू फैशन सेगमेंट में लीडरशिप प्रोवाइड करता है। देन ये अपने कुछ नंबर्स की बात करते हैं, सेम लाइक माय फाइनेंशियल वीडियो। रेवेन्यू उन्होंने 632 CR का किया, विच इज़ 52% ग्रोथ इन YOY। एंड नेट प्रॉफिट उन्होंने 24 CR का सिक्योर किया है।
देन स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ 225 स्टोर्स। SSG बताते हैं हमारा 5% है, बट इफ़ नॉर्मलाइज करें उसको तो इन्होंने बताया नॉर्मलाइजेशन के बाद में 10% SSG जो है हमारा बनता है। वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है 50%। वॉल्यूम ग्रोथ इज़ बेसिकली कितने आइटम्स बिके, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू रेवेन्यू, इट इज़ जस्ट अबाउट हमारा कितना जो है सेल्स हुआ है या फिर हमारे आइटम्स के बिकने में कितनी बढ़ोतरी हुई है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू रेवेन्यू, नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू मनी। Full price sales 92% of total sales. Full price sales means जैसे कि किसी पर्टिकुलर पीस का प्राइस 100 है, मैं उसको बिना किसी डिस्काउंट के पूरे 100 रुपीज़ में ही बेच रही हूँ। सो इनके जितने भी सेल्स हुए हैं उसमें से 92% कंप्लीट प्राइस पे बेचे गए हैं, फुल प्राइस पे बेचे गए हैं। लाइक सिर्फ 8% ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या फिर ऐसी सेल्स हुई है जिसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट है या फिर प्राइस कटिंग है, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा चीपर प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं ऑन दी साइड ऑफ मार्जिन, जहाँ पे मार्जिन को लूज़ करके इन्होंने डिस्काउंट्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं। ROE की ये लोग बात करते हैं। सो इस बार ROE इन्होंने दिया है 27%। एंड देन ग्रॉस मार्जिन 29.4%। EBITDA 52.5 CR। देयर EBITDA मार्जिन इज अराउंड 8.3%, जो कि पिछले साल 7.8% था। पैट इन्होंने दिया है 30 CR ऑलमोस्ट। एंड पैट मार्जिन इनका रहा है 4.75%। सो ये कुछ नंबर्स की बात इन्होंने की। देन आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया दैट इज रेवेन्यू ग्रो बाय 52% YOY and ASP, which is average selling price, rose 17%, but PSF, price per square feet, dropped 9%. I think I have stated this wrong. Sorry, PSF is sales per square feet. I'm really sorry, थोड़ा सा confusion हो गया. So drop by 9%. And how are you balancing online and offline channels and improving productivity? So basically question is कि आपकी जो revenue growth हुई है वो 52% से हुई है। Average selling price जो है आपका लगभग 300 and nearby है, पिछले financial video में जो मैंने बताया था वो आपका 17% से ग्रो हो गया है। बट जो आपकी सेल्स पर स्क्वायर फुट है वो थोड़ा सा कम क्यों हो गया है? बेसिक क्वेश्चन इज दैट। सो वो आपका 9% से ड्रॉप हो गया है। सो इसका रीज़न क्या है एंड हाउ आर यू बैलेंसिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स? सो यहाँ पे बताते हैं राइट नाउ ऑल सेल्स आर इन फिजिकल स्टोर्स। इन्होंने क्लियर कर दिया है अभी इनका कोई भी ऑनलाइन सेल्स नहीं है, दे आर वर्किंग ऑन इट, अपने पिछले वीडियो में बताया था। एंड रिगार्डिंग PSF, वो PSF फेल बिकॉज वी ओपन मेनी न्यू स्टोर्स। न्यू स्टोर्स यूजुअली अर्न 25% लेस पर स्क्वायर फीट देन ओल्डर स्टोर्स, एंड ओल्डर स्टोर्स अर्न अराउंड 1100 PSF in Q1. We are improving product assortment, store operations and supply chains, so new stores grow faster. So क्योंकि अभी इन्होंने बहुत सारे स्टोर्स ओपन किए हैं रिसेंटली इन्होंने लास्ट ईयर 78 to 80 स्टोर्स ओपन किए थे। सो उसकी वजह से इनका जो सेल्स पर स्क्वायर फिट है वो थोड़ा सा डाउन चला गया है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल की बात करोगे जो ओल्डर स्टोर्स है उनमें तो अच्छी खासी सेल हो रही है, बट जो न्यू स्टोर्स है उनमें कहीं ना कहीं जैसे नंबर इन्होंने दिया 25% कम हो रहा है। तो एक ओवरऑल अगर हम देखें तो सेल्स पर स्क्वायर फीट में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। सो दिस इज़ बेसिकली देयर रीज़न फॉर दैट। एंड आई थिंक कि PSF ड्रॉप इज़ क्वाइट नॉर्मल अगर आप एक साइड पे बहुत सारे स्टोर्स भी खोल रहे हैं। एंड बेसिकली मैनेजमेंट का जो प्लान यहाँ पर है वो है इम्प्रूव प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड मेक स्टोर्स ऑपरेशन मोर स्मूदर, फिक्स सप्लाई चेन्स, ये इनका मेजर फोकस है। एंड आफ्टर जब सप्लाई चेन्स इम्प्रूव हो जाएगी, बेटर प्रोडक्ट मिक्स आपको मिलेगा, कपड़ों में ज़्यादा वैरायटी आएगी, तो डेफिनेटली सेल्स पर स्क्वायर फीट जो हमारा है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा फॉर न्यूअर स्टोर्स ऑल्सो। सेकेंड क्वेश्चन इज कैन यू गाइड लुकिंग आउट फॉर FY28? What revenue share are you targeting? How much revenue will
come from old versus new stores, what growth to expect. सो FY28 तक का पूछा गया है यहाँ पे कि लगभग FY28 के लिए क्या आप टारगेट कर रहे हो, बेसिकली पूछा गया है. सो मैनेजमेंट सेज वी टारगेट 50% ओवरऑल ग्रोथ. मतलब FY28 तक के लिए हमने 50% ओवरऑल ग्रोथ टारगेट किया है, जिसमें से पुराने जो स्टोर्स हैं हमारे, जो काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनमें हम लगभग 10%, 8 से 10% का SSG एक्सपेक्ट करते हैं. एंड न्यूअर स्टोर्स के लिए हम लोग 40% तक का SSG या फिर रेवेन्यू ग्रोथ जो है एक्सपेक्ट करते हैं. सो इट विल लाइक अगर आप थोड़ा टोटल करेंगे, इट विल बी अराउंड लाइक 50%, 40 to 50%. सो एक्चुअली जो ग्रोथ प्लान है दैट लुक्स रियलिस्टिक, सो इट इज़ मोर अचीवेबल. रियलिस्टिक नंबर्स होते हैं, सो इट इज़ मोर अचीवेबल लाइक दैट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई रेज फंड्स इफ़ यू डोंट नीड देम. आप फंड्स क्यों रेज करें. ऑलरेडी फंड रेजिंग के बारे में मैंने वीडियो में बताया था. सो QIP मेथड के थ्रू ये लोग फंड रेज करेंगे. विल स्टोर ओपनिंग्स एक्सेलरेट, लाइक कैन वी एक्सपेक्ट मोर देन 100 स्टोर्स. सो यहाँ पे पूछा गया है इनडायरेक्टली कि आप क्यों रेस कर रहे हैं. एंड 100 स्टोर का हमें टारगेट दिया है कि हम लोग 100 स्टोर्स ओपन करेंगे. सो 100 से ज़्यादा ये नंबर जा सकता है क्या, मतलब हम थोड़े से और ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं क्या, अदर देन 100. रेजिंग फंड्स टू स्पीड अप ग्रोथ, ये कंपनी का आंसर है. रेजिंग फंड्स टू स्पीड अप ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन फाइनेंसेस, हमारे फाइनेंसेस को थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए और थोड़ा सा ग्रोथ को स्पीड अप करने के लिए हम रेज कर रहे हैं. नॉट बिकॉज ऑफ वीकनेस और वी नीड कैश. इसलिए नहीं कि हमारे ऑपरेशनल जो वर्किंग कैपिटल है, जो हमारे चलाने के लिए, धंधे को चलाने के लिए जो हमारा कैश लगता है, वो हमारे पास नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे हैं. इट इज़ जस्ट टू स्पीड अप. फंड्स विल हेल्प विथ न्यू स्टोर्स, डेप्ट repayment, better vendor terms and warehouse and tech investment. So मोटा मोटा 4 इन्होंने बता दिया है. न्यू स्टोर्स, डेट रीपेमेंट एंड regarding bulk supplying और vendor terms and warehouse और tech is like कि ये अपना supply chains को पूरा अच्छे से लाइक एक हम कह सकते हैं ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहते हैं और एक मैनेजिंग करना चाहते हैं, इनकी सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, मोर टेक्निकल बनाना चाहते हैं. सो इट इज़ लाइक सेंसिबल यूज़ है. हम ये नहीं कह सकते कि लाइक 4-5 जगह ये लोग इस फंड का यूज़ करने वाले हैं. एंड द फंड दे आर गोइंग टू रेज इज अराउंड 400 CR इज द फंड जो ये रेज करने वाले हैं. इस पूरे जो पैराग्राफ में इस आंसर इन्होंने एक और बात बोली थी, दैट वॉज आर बिजनेस हैज़ डिलीवर्ड वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स इन द रिसेंट हिस्ट्री. मतलब ये वाला जो क्वार्टर गया है Q1 का, सो इस क्वार्टर में इनका सबसे अच्छा हम कह सकते हैं रिजल्ट इन्होंने दिया है. ये बताते हैं कि हमारी कंपनी का ये सबसे अच्छा क्वार्टर अभी तक का रहा है फॉर रिसेंट हिस्ट्री. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज you had told that this year you will be mostly PAT positive in all quarters. पिछले साल के कुछ क्वार्टर्स में इनके PAT नेगेटिव थे. So you had told that this year you will be mostly PAT positive in all quarters. Do you think you still hold that view? So ये बताते हैं yes, I think we should be PAT positive in all quarters. So they given an optimistic and positive answer for that. So next question is competition making it hard to find new places for stores? So क्योंकि आजकल इतने स्टोर्स ओपन हो रहे हैं, एवरीबडी वांट्स कि जो प्राइम लोकेशंस होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रश होता है वहाँ पर हमारे स्टोर्स ओपन हो ताकि फुटफॉल इंक्रीज़ हो, लोग ज़्यादा परचेजिंग करें. बट मतलब सेम रीजंस के कंसर्न को लेकर क्वेश्चन है कि आपके लिए जो नई जगह है, ऑब्वियसली आप एक्सपैंड करो, 100, 200, 300 स्टोर्स आने वाले कुछ सालों में आप खोल दोगे. सो व्हाट इज़ बेसिकली लाइक प्लेस को लेके क्या आपका जवाब है, कंपटीशन को लेकर क्या देखते हो आप? से बताते हैं यहाँ पे कंपटीशन एग्जिस्ट. वी अग्री दैट कंपटीशन एग्जिस्ट बट वी फोकस ऑन tier 2 and tier 3 cities where there are still plenty of locations. We have new stores coming up with in 25 states over next 6 months.
especially unexplored geographies. So finding space is not a problem right now. So they have specified कि हम आने वाले जो इतने भी स्टोर्स खोलेंगे वो 25 स्टेट्स में होंगे. 25 इज़ नॉट लाइक सारे नए स्टेट्स हैं, 25 ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग होंगे, बट हम कुछ नई जोग्राफीज़ भी एक्सप्लोर करेंगे. आगे चल के क्वेश्चन है जहाँ पे उन्होंने 25 स्टेट्स का भी रेशियो बताया है कि नए कितने होंगे और पुराने कितने होंगे. सो लेट्स वेट फॉर द क्वेश्चन. So finding space is not a very big problem for them, and already I think 150 stores का ये लोग कर चुके हैं शॉर्ट लिस्ट. अभी एक और क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी आएगा. So basically, even with more competitors, V2 Retail is ready to occupy space and create their own environment or spacing to provide their customers the best quality. So next question है, are there any headwind, are you facing any problems or challenges, anything we should be worried about? So basically concern question है कि कुछ भी ऐसा है जो आने वाले नियर फ्यूचर में आपको परेशान कर सकता है और हमारे बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकता है. सो प्लीज़ टेल अस. सो नो, जुलाई इज़ गोइंग इवन बेटर देन एक्सपेक्टेड. जुलाई जिसमें थोड़ा सा इतना रश नहीं होता, मतलब कोई फेस्टिविटीज़ नहीं है. सो इन पर्टिकुलर मंथ हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चला है, बेटर देन एक्सपेक्टेड. बोथ ओल्ड एंड न्यू स्टोर्स आर परफॉर्मिंग वेल. हमारे पुराने नए सारे स्टोर्स लगभग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. ऑल आर टारगेट्स आर बीइंग मेट एंड द ओवरऑल मोमेंटम इज पॉजिटिव. सो हियर इज अ पॉजिटिव रिप्लाई टू दैट एंड बिजनेस इज रनिंग स्मूथली, वी कैन सी हियर. So next question is about capex. How much will you spend on new stores, warehouse and technology? So आप नए जो stores open करेंगे, warehouse की आपने बात की, technology की आपने बात की. So what is the basic capex जो आप करने वाले हो? इस cost per store rising और ये आपका जो per store का जो cost है वो थोड़ा बढ़ेगा क्या? So company answers, opening 120 stores this year. So for that we will require around 300 crore capex and 40 crore for tech and warehouse. मैंने बता दिया था ये लोग एक ओपन करने वाले हैं एक और. सो capex per store will be around 2.3 to 2.5 CR, सेम एज बिफोर. इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है या फिर ओवर इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है, ओवर एक्सपैंडिंग भी नहीं हो रहा है. इट इज़ सेम एज बिफोर. जितना ही पहले एक अपने स्टोर को इस्टेब्लिश करने में खर्च करते थे उतना ही अभी करेंगे. सो स्पेंडिंग तो अच्छी खासी है. लेट्स सी सारे स्टोर्स का SSG थोड़ा इम्प्रूव हो जाए. और देखो SSG इज़ लाइक जब आपके स्टोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक दे हैव नाउ 200 अराउंड स्टोर्स, तो कम स्टोर्स का आपका SSG थोड़ा अच्छा होता है, लाइक बड़े नंबर्स में होता है, लाइक डबल डिजिट मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर 20% to 30%. बट जब आपका बेस बढ़ने लगता है ना, जब आपके बहुत ज़्यादा स्टोर्स होने लगते हैं, तो आपका SSG भी नॉर्मलाइज होके 8, 10, 12, 15 इतना रहता है, विच इज़ हेल्दी फॉर दिस बिग बेस. As we grow faster, so this is the next question. As we grow fast, how do we make sure our focus on customers doesn't get lost? So what are we doing to stay sharp on this? मतलब कि जो हमारा फोकस है फॉर कस्टमर्स, जैसे अपने इन्होंने पहले ही बता दिया था कि वी आर कस्टमर फर्स्ट, मतलब हमारे लिए कस्टमर फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है. सो फॉर दैट आपका जो फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स एक्सपैंडिंग में चला गया, देन आप कस्टमर्स को लूज़ तो नहीं कर दोगे, उनको अगर ठीक से कैटर नहीं किया गया उनकी डिमांड्स को, उनकी नीड्स को. Our biggest strength is using data. So basically they use data. We track 40 to 45 details about each product. एक प्रोडक्ट आज अगर ये मैं V2 रिटेल से ख़रीद के ला रही हूँ, सो वो इस प्रोडक्ट के बारे में मेरे क्या व्यूज़ है, या फिर इस प्रोडक्ट को कितने और लोगों ने परचेज़ किया, या फिर क्या कलर जो था जिसकी डिमांड ज़्यादा थी. दिस इज़ लाइक स्काई ब्लू, अगर इसको थोड़ा सा पर्पल कलर में लोग ज़्यादा मांग रहे हैं स्टाफ से कि लाइक अगर ये कलर मिल जाए तो मैं इसे परचेज़ कर लूँ, साइज़, ऑल दोज थिंग्स, लाइक कैटेगरी, कलर, फिट एंड प्रिंट टाइप. सो इस तरह के कुछ डिटेल्स है जो हर प्रोडक्ट के बारे में ये लोग इकट्ठा करते हैं, 40 से 45 तरह की डिटेल्स. इफ़ अ प्रोडक्ट सेल्स बेटर and makes more money per square feet, we
stock more of it. So it's simply like it's a basic logical thing कि अगर कोई product ज़्यादा बिक रहा है कोई भी उससे ज़्यादा रखेगा. And if a certain color is popular and profitable, we increase its option. Each customer is tracked by using their mobile number, and we use SMS and WhatsApp to bring them back to the store. Okay. By analyzing all this data, we improve our offerings, maintain high full price sales around 92%, which is good, and attract more customers even without lower marketing, even with lower marketing spend. सो बेसिकली इन लोगों ने डेटा का यूज़ करके एक अच्छा कस्टमर बेस ये लोग क्रिएट करते हैं. अपने कस्टमर को स्टडी करते हैं ताकि उनकी डिमांड्स को हम फुलफ़िल कर सकें एंड वो बार बार हमसे ही ख़रीदना चाहें. सो यहाँ पर एक पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ. As they have said कि we use SMS and WhatsApp or kind of thing. I don't think कि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप अच्छे से अपने कस्टमर को कैटर कर दो. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देती हूँ. मैं मेजरली विशाल मेगा मार्ट से शॉपिंग वगैरह करती हूँ. रीज़न वैरायटी एंड क्वालिटी. फॉर मी इतना महंगा परचेजिंग मैं नहीं करती हूँ. बहुत ज़्यादा महंगे साइड पे मैं परचेजिंग नहीं करती हूँ. बट इट इज़ लाइक आई वैल्यू क्वालिटी एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग. मैं मतलब विशाल मेगा मार्ट की मेरी सिटी में बहुत कम मार्केटिंग है. इसलिए आपको कहीं बिल बोर्ड्स भी नहीं दिखेंगे, नथिंग. और मुझे नहीं लगता कि विशाल मेगा मार्ट ऑनलाइन भी इतनी मार्केटिंग करता है लाइक अदर ब्रांड्स. सो इट्स लाइक कि विशाल मेगा मार्ट की पोजिशनिंग मेरे दिमाग में हो चुकी है कि हाँ मुझे कपड़े खरीदने हैं, मुझे अच्छे कपड़े खरीदने हैं, मुझे वैरायटी चाहिए, लेट्स गो टू विशाल मेगा मार्ट. it's around 11 to 12 kilometers from my house. So देखो मैं इतना जाती हूँ वहाँ पे सिर्फ परचेज करने कि मुझे पता है जो मुझे चाहिए मुझे वहीं मिलेगा. सो इट इज़ लाइक मैं कोई विशाल मेगा मार्ट की ऐसा नहीं बोल रही कि मैं वहीं से खरीदती हूँ, मैं वहीं से खरीदूँगी. आई ऑल्सो एक्सप्लोर. बट इट इज़ लाइक कि मेरे दिमाग में इतनी अच्छी उनकी पोजीशनिंग हो गई है कि मेरे दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन वो आता है. एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ मैसेजेस, मैं कोई मैसेज नहीं मतलब मेरे पास में आता है उनका कि लाइक this sale come and purchase ending soon or anything like that. But just because they deliver जो मुझे चाहिए या फिर जितना अच्छा मतलब वो लोग इतना अच्छा एक्चुअली क्वालिटी देते हैं. मेरे एक एक कपड़ा उनका 3-4 साल चल जाता है विदाउट एनी डैमेज. सो इट्स लाइक कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट पोजिशनिंग हो गया है. एंड सो दैट ये भी कर सकते हैं V2 रिटेल. देखो मैं तो V2 रिटेल को ट्राई करने के लिए कब से सोच रही हूँ. इट इज़ लाइक कि देयर आर नो ऑप्शन आई कैन बाय, राइट. अब मैं कोई और सिटी में तो ट्रैवल करके नहीं जाऊँगी. सो इट इज़ लाइक दैट. आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस. बट जो वहाँ हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है, दैट कैन ऑल्सो बी डन फॉर देयर कस्टमर्स. मैं भी उनकी कस्टमर बनना चाहूँगी. बट इट्स लाइक कि ये जो चीज़ है, ये जो छप जाता है ना कस्टमर के दिमाग में, आई वॉन्ट टू गो बैक टू द पर्टिकुलर स्टोर. मुझे ठीक है दूसरे स्टोर्स को भी देखेंगे बट अभी मुझे मेरी ज़रूरत का चीज़ जो है वो वहीं मिलेगा. तो ये जो एक प्लस पॉइंट है ना, ये कस्टमर को बार बार आपके स्टोर में लाने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग. दिस इज़ व्हाट आई बिलीव एज अ कस्टमर. और एज ए इन्वेस्टर भी ये लाइक अगर आप कस्टमर को इतना अपने प्रति झुका दोगे कि हाँ जो आपको चाहिए हमसे मिलेगा, सो क्यों नहीं आएगा कस्टमर, राइट. सो देन आई थिंक कि कोई भी तरह का मैसेजिंग या फिर कोई भी तरह की लाइक खिंचाना मार्केटिंग स्पेंड भी आपका अपने आप कम हो जाएगा जस्ट बाय प्रोडक्ट डिलीवरिंग. सो दिस वॉज अ पर्सनल ओपिनियन. दिस इज़ व्हाट आई थिंक एंड आई बिलीव. सो आप क्या सोचते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे ज़रूर बताना. एंड हैव यू एवर ट्राइड V2 रिटेल, ये भी बताना उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. लाइक आपने जब उनका स्टोर विजिट किया एंड डेफिनेटली प्रोडक्ट तो है ही है. Okay, so next question is, how much of your expansion will be in new states where you already operate versus completely new states? So जो रेशियो की बात मैंने कुछ देर पहले की थी for new expansions, वो ही यहाँ पे पूछा गया है. So देखो अगर ये लोग 100% इनका है 25 स्टेट्स, राइट. मैं आपको क्वेश्चन आंसर ऐसे अपनी भाषा में समझा देती हूँ. सो 100% ये लोग एक्सपेंशन करेंगे और इनके जो एक्सपेंशन स्टेट्स है उनकी मात्रा है
25 स्टेट्स, राइट। सो 25 स्टेट्स में से लगभग 70 to 75% स्टेट्स ऐसे होंगे जहाँ ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो वो स्टेट्स कौन से हो सकते हैं, जैसे लाइक मैंने आपको बताया था झारखंड, बिहार, यूपी। सो ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ ऑलरेडी अच्छे से मौजूद हैं, जहाँ इनके खूब सारे स्टोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो ये ऐसे स्टेट्स हो सकते हैं जहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है। एंड रेस्ट 20 to 25% ऑफ स्टोर्स ये इनके नए स्टेट्स में होंगे। लाइक 3 से 4 स्टेट ऐसे हो सकते हैं, या फिर 5 से 6 स्टेट्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ ये नया एक्सपैंड करें। वैसे तो इंडिया के सारे स्टेट्स में से देखा जाए तो लगभग 80% स्टेट्स में ऑलरेडी मौजूद हैं। कुछ पीछे के स्टेट्स हैं लाइक 7 to 8 स्टेट्स जहाँ पर इनका कोई नामो निशान नहीं है। बट आई होप कि ये जल्द ही कवर हो जाए। हालांकि कंपनी इज़ ऑल्सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट। अबाउट 70 to 75% ऑफ न्यू स्टोर्स विल बी इन एग्जिस्टिंग स्टेट्स। 70 to 75% ऑफ स्टोर्स हमारे पहले वाले स्टेट्स में ही होंगे। And 22 to 23 will be in new states. Over the next 2 to 3 years, we aim to be in every state. हम अगले 2 से 3 साल में, so we can expect like 28 or 29, FY 28 or 29 तक हम सारे states में मौजूद होंगे. And so eventually all the states will become familiar market for us. It's a great move, smart move, and it is really necessary for this business. अगर आपका नाम कस्टमर की ज़बान पे चढ़ जाए, उससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। जैसे मेरी ज़बान पे विशाल मेगा मार्ट चढ़ चुका है। सो इट इज़ लाइक दैट, एंड आई पर्सनली लव विशाल मेगा मार्ट। सो बेसिकली ये इनका कुछ प्लान है। When you enter a new state, जब आप किसी नए स्टेट में एंटर कर रहे हैं, is it less profitable initially due to logistics like in grocery retail? So अगर आप किसी नए स्टेट में जा रहे हो, so आपको अपना जितना भी स्टॉक है वहाँ भिजवाना पड़ेगा। so आपके लॉजिस्टिक्स चार्जेस जो हैं, या फिर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो हैं, वो आपको परेशान करेगी, लाइक बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट कम होगा, एंड थिंग्स लाइक दैट। Company says no, like straightforward no. Our logistics cost is very low. हमारी जो logistics की cost है वो बहुत कम है। कितनी कम है वो बताती हूँ। It's just 1.1% of total sales. Just 1.1%. So it is actually very low. मतलब कि लाइक आप मान लो आपकी सेल्स अगर 1000 रुपये की हुई है, सो उसमें से सिर्फ 10 रुपये जो हैं आपके लॉजिस्टिक्स में लगे हैं। सो इट इज़ क्वाइट लो एंड बेनिफिशियल एज वेल। सो ओपनिंग अ न्यू स्टेट एड्स ऑलमोस्ट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई ज़्यादा बड़ी कॉस्ट नहीं आती है। एक नंबर इन्होंने दिया है, जस्ट 0.1 और 0.2% से हमारी कॉस्ट हल्की सी बढ़ती है अगर हम किसी नए स्टेट में जा रहे हैं। सो आई थिंक अगर आपकी सेल्स बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, सो 0.1 और 0.2 से अगर बढ़ भी रहा है आपका कॉस्ट, सो यू विल बी एबल टू कवर दैट कॉस्ट, और आपको कोई बड़ा दिक्कत नहीं लाएगी वो कॉस्ट। इट इज़ ऑलरेडी वेरी लो। Profitability mainly depends on sales per square foot and products we offer. So जितना हम सेल्स करें पर स्क्वायर फीट एंड जितने प्रोडक्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है हमारा profitability. We use customer and sales data to know what works in each region and apply those learnings to new stores. So again smart move. सो बेसिकली इनके जो मार्जिन्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं है खास। 1 to 2% इज़ क्वाइट फाइन। 1-2% भी नहीं है, जस्ट 1.1%। अगर आप इसको 0.1 से बढ़ा भी दोगे, इट मैक्सिमम कितना जाएगा, मतलब अगर 0.1 0.2 से बढ़ा दो 1.5% होगा। सो इट्स लाइक कि इट इज़ क्वाइट लो एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मतलब आपकी जो आपको जो एक्सपेंशन करना है वो करना पड़ेगा। फिर आप भले आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा भी क्यों ना हो, 2%, 3%, 5% भी क्यों ना हो, बट इट इज़ नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू एक्सपैंड। सो यहाँ पे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है अगेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you have been growing steadily despite economics ups and downs. As you get bigger, will customer sentiment affect growth? सो बेसिकली पूछ रहे हैं कि आप इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हो और कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन आपको परेशान नहीं कर रही है, एंड कोई भी अप एंड डाउन आपको ज़्यादातर मतलब अप एंड डाउन्स हो रहे हैं बट उसके बावजूद आप अच्छा ग्रो कर रहे हैं। एंड एज यू गेट बिगर, जब आप एक्सपैंड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फैल रहे हो, विल कंज्यूमर सेंटिमेंट, आज कोई कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज आता है, कोई नया ट्रेंड आ जाता है, एनीथिंग लाइक दैट विल अफेक्ट। सो यहाँ ये बताते हैं,
इवन दो देयर इज सम डिमांड प्रेशर, थोड़ा अगर डिमांड प्रेशर है भी इन रूरल एंड टीयर 2 टीयर 3 एरियाज, जुलाई वॉज बेटर देन एक्सपेक्टेड। मतलब डिमांड प्रेशर था, फिर भी जुलाई जो था एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा निकल गया। एंड अ प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्राइसिंग वेराइटी एंड सप्लाई चेन्स आर strong. Also, as more people shift from unorganized to organized retail, our growth continues even if total consumption isn't increasing. So macroeconomic factors matter less right now. So ये इनका कहने का मतलब क्या, लाइक अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड, ये कुछ बात इन्होंने की है. सो दे बेसिकली वांट टू से दैट अगर देखो मैं आज इनके स्टोर पे अगर वापस जा रही हूँ, सो मेरा एक रिपीट रेट, मतलब मैं इनकी रिपीटिंग कस्टमर हूँ, अगर वो नहीं भी होता है, लाइक मैं अगर जा भी रही हूँ और मेरी शॉपिंग का जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं भी हो रहा है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वी टू रिटेल को नहीं देखा है, इज लाइक दे हैवंट एक्सपीरियंस. सो जो नए कस्टमर्स है जो देखो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज की जो इन्होंने बात की है वो बेसिकली ये है. ऑर्गेनाइज इज लाइक वी टू रिटेल, विशाल मेगा मार्ट एंड जूडियो, वी मार्ट, डी मार्ट, ये सब है जहाँ पे आपको सब कुछ ऑर्गेनाइज मिलेगा, एक ही ब्रांड मिलेगा, एक ही काइंड ऑफ कपड़ा मिलेगा, लाइक एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज देयर. एंड अनऑर्गेनाइज इज लाइक आर लोकल मार्केट्स जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर पीस के लिए भी ढूंढना पड़ेगा एंड ऑल लाइक दैट. अब लोकल एक्सपीरियंस आप सब लोग जानते हो. So this is basically unorganized local market and organized retail stores like this. So it is like that. And जो आजकल लोग जो हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. सो दिस शिफ्ट ऑल्सो ड्राइव्स अ प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यूज एंड सेल्स एज वेल. सो वी आर नॉट लाइक किसी भी तरह से जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, अगर लोग कम भी बाय कर रहे हैं तो भी ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. हमारी जो ग्रोथ है वो स्टडी रहेगी as people are shifting more toward organized retail. So जितने ज़्यादा लोग आएंगे, it is very specific, like आपका sales बढ़ता रहेगा. Okay, so next question is how many stores are in your under discussions for opening them right now? कितने stores है जो like under process कह लो, under construction कह लो, या under discussion बोला है यहाँ पे. So कितने stores है जो अभी under आपकी presence में आने वाले हैं, openings के near है. So I think यहाँ पे मैनेजमेंट बोलते हैं मिस्टर आकाश अग्रवाल. आई थिंक 76 stores is still working, I think 76 there is still work going on. So मतलब कि 76 stores ऐसे हैं जिन पे काम अभी भी चल रहा है. And if you talk about shortlisted properties, then there are more than 150 properties that are shortlisted. So अगर आप काम किन पे चल रहा है 76 पे, एंड शॉर्टलिस्ट कितनी हो गई है 150. सो आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, जो अगला क्वेश्चन है मैं बताती हूँ. एंड 76 इज इंक्लूडेड इन 150. ये इन्वेस्टर का क्वेश्चन है कि 76 जो है 150 में इंक्लूडेड है क्या. सो ये बोलते हैं नहीं, 76 इज द डिफरेंट नंबर एंड 150 इज कम्प्लीटली डिफरेंट. मतलब 150 हमारे ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड हैं, हमारे डेटा में है कि हाँ हमें यहाँ यहाँ ये चीज़ करनी है. एंड 76 आर लाइक जिन पे भी काम चल रहा है. Okay, so next question is how long does it usually take from finalizing a site to actually opening the store? Basically timeline पूछ रहे हैं कि आपको कितना वक्त लगता है starting to end एक store डालने में. So company बताती है depends, and how it depends let us know. अगर ये एक build to suit यानी if it's a build to suit BTS type of property है, जो कि मतलब बिल्ड टू सूट इज़ लाइक जो हमें बनानी है, जो हमारे लिए ही बनेगी, जो हमारे लिए ही डिज़ाइन होगी. इट्स लाइक ज़ीरो लैंड है वहाँ पे. एंड सेमी BTS यानी कि आधी अधूरी बनी हुई है, इज़ लाइक अनफर्निश्ड और समथिंग लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन और काइंड ऑफ दैट. सो तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है. और अगर इफ़ द बिल्डिंग इज़ ऑलरेडी रेडी, अगर 100% रेडी है, पहले कोई और काइंड ऑफ स्टोर था, अभी कोई और स्टोर वी टू रिटेल की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें अगर पास होता है, then the process becomes faster. Okay, so on an average it takes 3 to 6 months for us to open a store. So it is not a very big time.
अगर ये 3 to 6 भी उसके लिए है जो कि इनको स्टार्टिंग बिल्ड टू सूट यानी BTS से शुरू करना होता है. So basically it's like it's not a very big time, and the timeline is between 3 to 6 months. So next question is, since you are expanding into new states, क्योंकि आप नए states में expand कर रहे हो, will you build new warehouse or use the current ones? या फिर आप नए warehouse बनाएंगे या फिर आप current जो आपके warehouse है, अभी इनका एक warehouse है zonal warehouse, मैंने इसके बारे में बात की है. zonal warehouse थोड़े बड़े होते हैं and तो यहाँ पे कंपनी बताती है we will have two big warehouse, two zonal warehouses, one in Gurgaon and one in East India, which we planned for. So Gurgaon, जो North region में आएगा, that is already there, and one they are planning for to establish in East India, जो अभी आने वाला है. This will be the second zonal warehouse. We also run a hub and spoke model, smaller hubs connected to big warehouses. So मतलब मैंने पहले बता दिया था कि छोटे छोटे hubs होते हैं जो वेयर हाउस से कनेक्टेड होते हैं, वो बाकी स्टेट्स में सप्लाई करते हैं. सो ऑलरेडी 8 हब्स आर वर्किंग, so they can handle supply for new states without needing new warehouse right now. So already 8 hub जो है काम कर रहे हैं, and we will have second warehouse which will be connected to the 8 hubs, 8 hub and spoke model. और हमारा काम सही है, मतलब हमें कोई नए warehouse डालने की, हर बार नए warehouse डालने की नीड नहीं है. सो अगर देखा जाए ना, सो इट इज़ अ वेरी स्मार्ट वे टू एक्सपैंड. कई कई बिजनेस मॉडल्स ऐसे भी होते हैं कि आपको कई सारे वेयर हाउसेस डालने पड़ते हैं, या फिर अलग अलग जगह पर फैक्ट्री वगैरह भी इस्टेब्लिश करनी होती है, या फिर आपको सप्लाई चेन्स में बहुत ज़्यादा लोगों को बिठाना होता है. सो ये जो तरीका लगा ना मुझे, लाइक टू जोनल वेयर हाउस एंड हब एंड स्पोक मॉडल्स कनेक्टेड टू दैट इज़ अ वेरी स्मार्ट वे. एंड सप्लाई चेन्स ऑल्सो इम्प्रूव, आपके प्रोडक्ट्स थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे. और जितना वेयर हाउस में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, हब एंड स्पोक मॉडल क्योंकि छोटे होते हैं, सो उनमें इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं है. लेकिन ईजिली एक्सपैंड देयर हब एंड स्पोक मॉडल्स. 8 से 10, 10 से 12 लाने में कोई मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, are new stores in new states making less revenue per square foot compared to new stores in existing states? यानी कि आप जो नया स्टोर डालते हैं आपके नए स्टेट्स में, क्या वो रेवेन्यू कम देते हैं आपके जो ऑलरेडी पुराने स्टेट जहाँ आप ऑलरेडी फैल गए हो, जहाँ पे आपकी ऑलरेडी नाम बन गया है, उस स्टोर से कम देते हैं क्या नए वाले एरिया वाले? सो ये बताते हैं आप. No, we checked the data and found no big difference. हमने डेटा को स्टडी किया and we found nothing big as such. In fact, some new states perform even better than existing ones. So it is very clear अगर आप इस नए स्टेट में जा रहे हो, so sales जो है increase हो रही है. Revenue per square foot depends more on competition and population density, not on whether it's new or old state. So it is very factual thing है कि हाँ कंपटीशन पे भी डिपेंड करता है, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, एंड आप कहाँ डाल रहे हो स्टोर, दैट आल्सो मैटर्स. एंड इसे ही बोला उन्होंने कि नॉट ऑन वेदर इट्स अ न्यू और ओल्ड स्टेट. एंड इवन न्यू स्टेट में अगर आपने मार्केटिंग अच्छी किया है तो नया वाला स्टेट आपका उल्टा ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा अच्छी. सो इट्स लाइक कि नए स्टेट में जाना कोई वीक स्टेप नहीं है हमारे लिए, इवन इट्स अ प्लान एंड इट्स अ स्ट्रैटेजी ऑफ आवर बिजनेस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर न्यू स्टोर्स स्टिल ऑन ट्रैक टू रीच द सेम सेल्स पर स्क्वायर फुट एज ओल्ड स्टोर्स विद इन 2 years? सो मतलब जो सेल्स पर स्क्वायर फुट है वो थोड़ा सा अभी आपके लिए लोअर है, बट क्या ये आने वाले 2 साल में जो ओल्ड स्टोर्स की सेल्स हो रही है विच इज़ 1100 रुपये, ये याद रखना. सो उतना पहुंचने में 2 साल लगेंगे क्या? सो यहाँ पे एक अच्छा आपको रिप्लाई देखने को मिलेगा. लेट्स सी व्हाट इट इज़. Our target is that new stores start about 30% lower than old ones. So मतलब अगर आज मेरा कोई नया स्टोर है वो 100 रुपीज़, सॉरी अगर पुराना स्टोर है, ओल्ड स्टोर है, वो 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट जनरेट कर रहा है. ओके, सो हम सोचते हैं कि जो नया वाला है वो 30% लेस करेगा, लेट्स जैसे 70 रुपीज़, 30% के हिसाब से 70 रुपीज़ लेस जनरेट करेगा, बट
मतलब ये इनकी थिंकिंग है, मतलब सॉरी थिंकिंग नहीं, इज़ लाइक ये इनका डेटा इज़ लाइक दैट एंड दे एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा कम होगा, बट दे आर ओनली 26% लोअर। मतलब कि हमने सोचा था 30% लोअर होगा, बट इट इज़ ओनली 26 to 25% लोअर। मतलब कि आप मान लो मैंने एक्सपेक्ट किया था 100 की जगह 70 रुपये देगा पर स्क्वायर फीट, बट वो दे रहा है 74 to 75। दैट इज़ लाइक एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अच्छा है, which is good. In fact, from the very first month, new store are already making around 800 per square foot. So मतलब कि जो हमारा ओल्ड स्टोर पर स्क्वायर फुट कर रहा है दैट इज़ 1100, एंड जो नए स्टोर्स बना रहे हैं दैट आर अराउंड 800 per square foot in the first month itself. सो इट्स लाइक परफॉर्मेंस इज़ रियली बेटर फॉर न्यू स्टोर्स। हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि हाँ मतलब नया स्टोर है तो 2 साल 2.5 साल लगेगा। So it is not like that, and their new stores do even good. अभी एक और पॉइंट आएगा उसमें आपको और क्लैरिफिकेशन मिलेगा इस सेम स्टोर और ओल्ड स्टोर एंड न्यू स्टोर के बारे में। So next question is, gross margins look much better this time. Is it due to product mix, pricing or competition, or did we raise prices? And why is standalone margin higher than consolidated? So ये बताते हैं यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रॉस मार्जिन आपके थोड़े बेटर हो गए हैं, सो ये क्यों हुआ है? मतलब प्रोडक्ट मिक्स के लिए, प्रोडक्ट मिक्स आपने किया है, प्रोडक्ट बेटर असॉर्टमेंट किया है इस वजह से हुआ है, या फिर अपने प्राइजेस बढ़ा दिए हैं, या कंपटीशन की वजह से हुआ है? और जो स्टैंड अलोन मार्जिन्स है ग्रॉस मार्जिन्स के और कंसोलिडेटेड के बेसिस पे है, सो उनमें डिफरेंस है। सो व्हाई इज़ दैट देयर? से बताते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है उसकी वजह से भी है, एंड लोअर मार्केटिंग स्पेंड्स, हमने मार्केटिंग में कम स्पेंड किया है, और हमने ज़्यादातर जो डिस्काउंट्स है वो थोड़े कम किए हैं। बेसिकली अर्लियर वी गेव मोर फ्रीबीज, हम थोड़े से फ्री प्रोडक्ट्स और लाइक दैट, मतलब बेसिकली छोटे मोटे डिस्काउंट्स एंड लाइक दैट गिफ्ट्स वगैरह देते थे, बट करंटली हमने थोड़ा कम कर दिया और उससे हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है 20 to 30 BPS से इम्प्रूव हुआ है। एंड कॉस्ट कमिटी सेविंग्स इज लाइक हम लोग बल्क में बाय कर रहे हैं, बाइंग फैब्रिक इन बल्क एंड नेगोशिएटिंग ओपनली विद वेंडर्स, वी से 1% मार्जिन हेयर ऑल्सो, सो लाइक इससे भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। एंड डिफरेंस की जो बात हुई है उसके ये लोग जवाब देते हैं, and that just give me a second. Okay, so that is earlier we had manufacturing units, पहले हम manufacturing खुद करते थे। in consolidated products cost included manpower plus raw material, making margins look different, थोड़े margins जो थे अलग होते थे। since manufacturing is shut, अभी हमने manufacturing बंद कर दिया है, now margins from standalone जो हमारा सिर्फ retail के margins है वो ही है जो है हमारा manufacturing। पहले consolidated में हम लोग manufacturing को include करते थे, like जो हमारा raw material है, मैन पावर लगा है, एवरीथिंग जो भी बनाने का खर्चा है एवरीथिंग, बट क्योंकि हमने ओपन कर दिया है सो एवरीथिंग जो है वो रिटेल वाला ही है, और उसकी वजह से हमारे ग्रॉस मार्जिन थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं। सो इन्होंने कुछ दे दिया। सो एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्लियर यू सेड मार्जिन्स लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कैन यू एक्सप्लेन अगेन वाई? सो आपने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग की वजह से मार्जिन्स इम्प्रूव हो गए, सो क्या कहानी है, मतलब एक्सप्लेन करो अच्छे से। सो वी हैड आवर ओन फैक्ट्रीज, पहले हमारी खुद की फैक्ट्रीज हुआ करती थी। द वे ओके, सो ये कॉस्ट के बारे में बताते हैं, कॉस्ट स्प्लिट बताते हैं फिर ये। ओनली द क्लॉथ एंड फैब्रिक कॉस्ट वेंट इनटू कॉग्स, मतलब कि आपके जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो आपके उसमें से फैब्रिक का जो आपका लगा है वो काउंट होता था सिर्फ, और जो टेलर की सैलरी है, जो फैक्ट्री का मैनेजमेंट है, और जो इलेक्ट्रिसिटी पैकेजिंग वो सब कुछ जाता था एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट में। सो इट इज़ लाइक कि वो डिवाइड हो गया ना, मतलब आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि आपके ग्रॉस मार्जिन कितने हैं, बट इस वजह से ग्रॉस मार्जिन्स लुक्ड हायर देन नॉर्मल, मतलब पहले से थोड़े ज़्यादा लगते थे, कभी कभी लाइक कम हो जाते थे। इट्स नॉट लाइक कि एक तरह का हमें हर बार मिलता था। सो क्योंकि कॉग्स में सारी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती थी, बट नाउ क्योंकि हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उठाते हैं और हमारी फैक्ट्रीज का कोई कॉस्ट नहीं है, सो हमारे जो
कॉग्स है, ऑल कॉस्ट शो अप क्लियरली इन कॉग्स, हमारे कॉग्स में ही सारी कॉस्ट आ जाती है, और दैट्स वाई हमारे जो मार्जिन्स है वो जो अब मार्जिन्स देख रहे हैं वो है रियल पिक्चर. सो दिस इज़ बेसिकली इनका जो जवाब है ये है. सो इट इज़ अगेन लाइक थोड़ा सा मैनेजमेंट में हम कैसे लाइक आप जब थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको बेटर एक तरीके से हम कह सकते हैं मैनेज मिलेगा, एक अच्छा डेटा मिलेगा देखने को जहाँ पे हम स्टडी करेंगे ना PNL वगैरह को तब. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू दैट. ओके, सो व्हाई डिड यू शट डाउन योर फैक्ट्रीज, आपने अपनी फैक्ट्रीज को बंद क्यों किया, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, weren't they helping you get cheaper products, क्या आपके प्रोडक्ट्स वहाँ से चीपर प्राइसेस पे नहीं आ रहे थे क्या. सो बेसिकली द क्वेश्चन इज दैट कि आपने फैक्ट्रीज को बंद क्यों किया एंड डायरेक्ट बाइंग का प्रोसेस शुरू क्यों किया, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स. सो यहाँ पे बताते हैं, We started factories only to understand the real cost of making clothes. हमको देखना था कि cost actual में क्या होता है और क्या हम थोड़ा सा बचा सकते हैं क्या इसमें से. But what actually happened? But it didn't make sense to keep building new factories every time we added more stores, which is like it is एक realization एक बहुत अच्छे टाइम पे हो गया कि हाँ हर बार जब हम फैक्ट्रीज डाल रहे हैं तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट तरीका नहीं है. फैक्ट्रीज डालने में भी तो आपकी कॉस्ट आ रही है, देन उस फैक्ट्री की कॉस्ट निकालना, फिर उसके अंदर बन रहे माल की कॉस्ट निकालना, और जो आप रॉ मटेरियल के लिए पैसा दे रहे हो उसकी कॉस्ट निकालना, दैट्स बिकम अ वेरी हैवी कॉस्ट अगर आप इसको सबको प्लस कर दोगे. सो इट इज़ अगेन कि एक स्मार्ट मूव है एंड दैट वुड कॉस्ट टू मच एंड ब्लॉक आर मनी. सो कैपिटल, वर्किंग कैपिटल भी आपका ब्लॉक हो गया, जब तक वो बिकेगा नहीं, लिक्विडाइज नहीं होगा आपका मनी, सो गया पैसा तब तक के लिए. So now that we know the true cost, we have given the factory to one of our vendors and they run it and supply the clothes to us at the same low cost. So we save money, don't block our capital, still get products at competitive price. So this is very smart move here. एंड जो इनकी एक्चुअल कॉस्ट थी वो भी कहीं ना कहीं कट हो गई है और इसलिए ग्रॉस मार्जिन थोड़े इम्प्रूव भी हो गए, मतलब अननेसेसरी कॉस्ट हम कह सकते हैं. Earlier your SSG was very high because the base was small. मैंने ये चीज़ पहले भी आपसे डिस्कस की. Now you are guiding for around 10%, but this industry usually goes up for a few years and then becomes flat for some year. Do you think that will happen to you too? And where will this 8 to 10% growth come from? More people visiting or customers spending more? So basically पूछ रहे हैं कि ये इंडस्ट्री कुछ समय के लिए चलती है, देन फ्लैट हो जाती है, और आपका जो पहले आपका SSG ज़्यादा हुआ करता था अब थोड़ा 10% के करीब आ गया है, और अगर ये ग्रो करता है तो 8 से 10% की जो ग्रोथ है SSG में वो कहाँ से आएगी? ज़्यादा लोग विजिट करेंगे आपके स्टोर को तब, या फिर आपके कस्टमर ज़्यादा स्पेंड करेंगे तब. तो दो चीज़ों के बीच में पूछा गया है. सो मैनेजमेंट रिप्लाइज, आर बिजनेस इज़ नॉट वेरी साइक्लिकल. हमारा बिजनेस साइक्लिकल नहीं है कि हमारी साइकिल आती है, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, एक पीरियड आएगा हमारा और फिर इट विल बिकम फ्लैट. इट इज़ लाइक कि बिकॉज वी सेल एसेंशियल अफोर्डेबल क्लॉथ्स, नॉट वेरी लग्जरी. So sales do not depend too much on the economy. It's like मैंने ये बात पहले भी की है कि कपड़ा and रोटीज are like a daily needs. मकान एक बार हो गया और कुछ वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बट रोटी एंड कपड़ा रिकरिंग नीड्स जिसके लिए हमें रोज स्पेंड करना होता है, राइट. सो यहाँ पे बताते हैं कि कोई साइक्लिकल नहीं है कि कुछ ऐसा आया बूम हो गया फिर काफ़ी सालों के लिए बंद हो गया. सो इट इज़ लाइक इट डिपेंड्स मोर ऑन हाउ वेल वी एग्जीक्यूट, कितना अच्छे से हम उसमें काम कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स दे रहे हैं और कितने अच्छे से हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं. सो उससे हमारी सेल्स और उससे हमारी ग्रोथ आती है. इफ़ वी कीप डूइंग द बेसिक्स राइट, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इफ़ वी कीप डूइंग द बेसिक्स राइट, अगर हम सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन वगैरह ठीक से कर रहे हैं, मार्केटिंग अच्छी कर रहे हैं, सो एंड वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, गिविंग कस्टमर्स द राइट प्रोडक्ट्स एट द राइट प्राइसेस, वी कैन कंफर्टेबली मेंटेन 10% ग्रोथ इन सेम स्टोर्स. बेसिकली 10% SSG में 10% का ग्रोथ जो है
हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव कि इनको ये चीज़ पता है कि हमें अभी हमारे सिर्फ कस्टमर की नीड्स पे फोकस करना है. दे आर चेजिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ, नॉट लाइक रश में या फिर एक पर्टिकुलर सीजन या फिर पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करते हुए सिर्फ सेल्स पे इनका ध्यान है. नो, दे वांट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तभी आपका सेल्स आगे जाएगा. सो दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट, विच इज़ अ गुड साइन ऑफ अच्छे मैनेजमेंट का एक अच्छा साइन होता है. एंड मतलब आपकी चीज़ें अच्छे से ऑपरेट होंगी अगर मैनेजमेंट ऐसा सोचता है तो. एंड रिमेंबर, एग्जीक्यूशन रिस्क इज़ ऑलवेज देयर. आपका प्लान बहुत अच्छा है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपका बिजनेस की डिमांड बहुत अच्छी है, बट अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, नथिंग विल वर्क. सो दिस इज़ द स्टोरी. एंड फिर ये बताते हैं 3 to 5% ऑफ ग्रोथ कहाँ से आएगा? कस्टमर पेइंग अ लिटिल मोर बिकॉज ऑफ नॉर्मल इन्फ्लेशन एंड हायर एवरेज सेलिंग प्राइस. एंड द रेस्ट जो बाकी का 4 से 5% है, मोर कस्टमर विजिटिंग आवर स्टोर्स, बेसिकली फुटफॉल इंक्रीज होगा एंड पीपल स्पेंडिंग मोर बिल. तो मतलब दोनों का मिक्स हमें चाहिए. थोड़े लोग भी ज़्यादा बढ़े और थोड़ा हमारा कस्टमर भी ज़्यादा स्पेंड करे, हमसे ज़्यादा खरीदे. सो दोनों का मिक्स हमें अच्छी ग्रोथ देगा. बेसिकली 10 to 11%, 8 to 10% की ग्रोथ हम SSG में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये चीज़ें अच्छे से चलती है. So the next question is, your new stores are doing around 25% less sales than old ones, but if we look at the full year, do they at least break even? मतलब आपकी जो कॉस्ट वगैरह है वो कवर हो जाती है क्या? How long does it take for new stores to become profitable, and do they add to profits in the first year or they drag them down? So basically पूछ रहे हैं कि आपने बताया कि पुराने स्टोर से 25% कम आपके स्टोर्स जो हैं ग्रो करते हैं, या 25% कम आपकी स्टोर्स की जो सेल्स है. सो अगर हम पूरे साल का देखें, सो क्या एटलीस्ट वो ब्रेक इवन कर पाते हैं? ब्रेक इवन इज़ बेसिकली जितना आपका खर्चा लगा है इतना, मतलब आप मान लो. सो और कितना टाइम लगता है स्टोर्स को प्रॉफिटेबल होने में, और क्या वो फर्स्ट ईयर से ही आपके प्रॉफिट में एड ऑन हो जाते हैं या फिर उसको कम कर देते हैं, उल्टा आपकी प्रॉफिट को गिरा देते हैं? सो यहाँ पे बात चली नए स्टोर्स की, कि नए स्टोर्स की कहानी बताइए कि वो कैसे ग्रो करते हैं या फिर वो पैसा वैसा कमा पाते कि नहीं. दिस इज़ द बेसिकली क्वेश्चन. सॉरी, आंसर सुनने में आपको मज़ा आएगा. सो आर ओल्ड स्टोर सेल अबाउट 1100 पर स्क्वायर फीट. ये बात मैंने पहले भी बता दी थी, पहले भी मैनेजमेंट ने ये जवाब दिया था. सो मतलब हमारे स्टोर्स जो हैं 1100 पर स्क्वायर फीट करते हैं पुराने वाले, और न्यू स्टोर्स करते हैं 800 पर स्क्वायर फीट. राइट, ये भी मैनेजमेंट ने पहले जवाब दे दिया था. सो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा इनका वो देख लेते हैं. सो ब्रेक इवन पॉइंट इज़ 500. राइट, सो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो है 500. आपके नए स्टोर्स कर रहे हैं 800, और आपके जो पुराने स्टोर्स है वो यहाँ है, आपके नए स्टोर्स यहाँ है. दिस इज़ योर ब्रेक इवन. सो एटलीस्ट यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है, लाइक आपके नए स्टोर्स यहाँ हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड लेवल. जो आपका ब्रेक इवन से ऊपर हो रहा है ना, ऑब्वियसली प्रॉफिट तो हो रहा है. हालांकि नए स्टोर से तो 25% लोअर है, बट एटलीस्ट दे आर मेकिंग प्रॉफिट. एंड सो न्यू स्टोर्स एक्चुअली ब्रेक इवन फ्रॉम वेरी फर्स्ट मंथ. पहले मंथ से ही हमारे जो नए स्टोर्स है वो ब्रेक इवन पे पहुंच जाते हैं. New stores earn 6 to 7% margin on EBITDA, and our old stores earn around 10% margin on EBITDA. So this is again like healthy. Okay, so next question is, your EBITDA margin is now 8%. आपके EBITDA margins 8% है. Will you keep it the same and give customer lower prices? आप EBITDA margin को सेम रख के आप कस्टमर को लो प्राइस पे सेल करेंगे क्या, और कैन इट स्टिल गो अप विद स्केल, या फिर आप इसको स्केल कर सकते हैं? एंड व्हाट इज़ योर टारगेट फॉर FY26 एंड FY27? FY26, FY27 ये जो साल है. सो कंपनी सेज yes, margin can still improve because of warehouse cost will get spread across more stores. Okay, so इसको समझो कि आपके एक वेयर हाउस है और ये जो स्टॉक करना है ये लगभग 4 से 5 स्टोर में करना है.
है। सो आपकी कॉस्ट अभी कवर नहीं होगी क्योंकि 4 से 5 स्टोर है और कॉस्ट पूरे एक वेयर हाउस की है। बट ये एक वेयर हाउस आपके लगभग 20 से 25 स्टोर्स को सप्लाई कर रहा है। सो अपने आप आपका यहाँ पे लेवरेज आ जाएगा, अपने आप आपकी प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। सो इट इज़ लाइक दैट कि वेयर हाउस को हम जब वेयर हाउस की पूरी यूटिलिटी पे जाएं या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स को सप्लाई करें, सो हमारे जो एबिटा मार्जिन से अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे। एंड सेल्स पर स्क्वायर फीट विल राइज विद 10% से सेम स्टोर ग्रोथ। मतलब कि मतलब देखा जाए तो इफ़ ओल्ड स्टोर सेल 10% मोर देन बिफोर, हमारे जो पुराने स्टोर्स है वो 10% ज़्यादा बेचे, देन द मनी अर्न पर स्क्वायर फुट ऑफ दो स्टोर्स विल गो अप। एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। लास्ट ईयर हमारा जो ओल्ड स्टोर का पर स्क्वायर फीट जो सेल्स है वो 1000 रुपीज़ था। देन ये बढ़ा 10% से, राइट। सो आज हो गया 1100। सो बेसिकली अगर ये 10% से बढ़ता रहे, सेम सेल्स पर फुट अगर 10% से बढ़ता रहे तो हमारा SSG भी इम्प्रूव हो सकता है। सो दिस इज बेसिकली दे वांट टू से। Okay, so next question is, why are you raising 400 crore? What will you do with that money? आप basically क्यों raise कर रहे हो and what is the goal of investment for that money? So यहाँ पे लोग ऑलरेडी बात तो हो चुकी है इस बारे में, बट इट्स ओके अगर मैं एक बार वापस आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सो ओपन मोर स्टोर्स फास्टर, ज़्यादा स्टोर्स खोलने के लिए, सारे डेट क्लियर करने के लिए, वर्किंग कैपिटल थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, वर्किंग कैपिटल फॉर वेंडर्स एंड बाइंग रॉ मटेरियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे बस ये कुछ नहीं, प्रायोरिटी की बात करेंगे। राइट नाउ यू हैव अबाउट 120 करोड़ ऑफ डेट एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ शॉर्ट टर्म। लाइक आपका इसमें 100 करोड़ 120 करोड़ का टोटल डेट है एंड उसमें से 100 करोड़ है आपका शॉर्ट टर्म डेट एंड 20 करोड़ इज़ लॉन्ग टर्म डेट। So when you say you'll repay debt, do you mean all types of debt? And in the future, will you avoid taking bank loans? So company says yes. Once we raise money, we will repay all the debt, and there is no point keeping loans if we already get funds from QIP. Basically, जो method मैंने आपको बताया था. So they will repay their all debts, and they want to be completely debt free. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रायोरिटी की बात कर रहा है। सो थोड़ा सा बता देती हूँ। आफ्टर रीपेइंग लोन्स, वेयर विल यू स्पेंड द मनी नेक्स्ट? विल इट मेनली बी इन ओपनिंग न्यू स्टोर्स एंड व्हाट आफ्टर दैट? मतलब प्रायोरिटी पूछ रहे हैं। सो पहली प्रायोरिटी सारे डेट क्लियर करना, देन 60 स्टोर ओपन करना विद द मनी, लाइक 60 to 100 स्टोर्स, एंड देन वेंडर्स को पे करना, क्योंकि इनकी क्रेडिटर डे बहुत ज़्यादा है, 60 डेज है। पिछली वीडियो में सुनना, मतलब जो मैंने बताया था। सो और फोर्थ है हमारा वेयर हाउस और टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना। आई होप क्लियर होगा। सो यू सेड योर न्यू वेयर हाउस एंड हब्स विल मेक सप्लाई फास्टर। कितनी फास्टर? पहले इनको 1 हफ्ता लगता था सप्लाई करने में, अभी 2 दिन लगेंगे जब इनके नए वेयर हाउस और हब्स खुल जाएंगे। सो विल दिस रियली रिड्यूस कॉस्ट अलॉट एंड विल इट इम्प्रूव द मार्जिन्स? सो आपके मार्जिन्स वगैरह इम्प्रूव होंगे और आपकी जो सप्लाई चेन है वो इम्प्रूव हो जाएगी क्या? बेसिकली दिस इज़ द क्वेश्चन। सो कंपनी सेज लॉजिस्टिक कॉस्ट इज़ ऑलरेडी वेरी लो। हमारी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है बहुत कम है, 1% है, about 1% of sales. So the new system won't cut cost in a big way. अगर हम नए वेयर हाउस लगा भी दें, सो हमारा जो 1% है वो 1 ही रहेगा, उसमें हमारा कोई कॉस्ट कटिंग नहीं होगा। यहाँ से हमारा मार्जिन नहीं निकलेगा। जो आप बोल रहे हो कि नए वेयर हाउस लगाने से आपके एबिटा मार्जिन इम्प्रूव होंगे, वो इससे नहीं होगा। वो होगा किससे? The real benefit is better product availability in our stores. जब हमारे स्टोर्स में अच्छा और फ्रेश पीस पहुंचेगा, जल्दी से जल्दी वो बिकेंगे, स्टॉकअप रहेगा, तब हमारे एक्चुअल मार्जिन्स हिट होंगे। ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा मौजूद होगा तो ज़्यादा बिकेगा। इट इज़ लाइक दैट। शेल्स वोंट गेट एम्प्टी, मतलब जो शेल्स है वो ख़त्म नहीं होगी।
कस्टमर फाइंड व्हाट दे वांट, नया ट्रेंड, नए कपड़े, तो कस्टमर को जो चाहिए वो मिल जाएगा और स्टोर ज़्यादा अर्न भी करेगा, ज़्यादा सेल करेगा। तो सो द इन्वेस्टमेंट इन वेयर हाउस एंड हब्स helps grow sales and efficiency, which indirectly improves margins even if direct logistics savings are small। मतलब हमको 1% में नहीं बचाना है, जो हमारा 1% का कॉस्ट है ऑफ लॉजिस्टिक्स उसमें नहीं बचाना है, हमें बचाना उसमें है ही नहीं। इट्स ओके अगर वन की जगह 2% भी लगता हो, इट्स ओके, बट वी वॉन्ट टू अर्न मोर विद द स्मूथ efficiency ऑफ सप्लाई चेन्स। हमें प्रोडक्ट्स के थ्रू अर्न करना है। सो अगेन स्मार्ट मूव। Okay, so next question is, just give me a second because second question is almost same. It is just, मैं आपको एक बार explain कर देती हूँ। You said your houses will help deliver goods to store more frequently। जल्दी पहुँचेगा, एक हफ्ते की जगह 2 दिन में पहुँच जाएगा। So will this reduce cost a lot? So आपकी cost बहुत ज़्यादा कट जाएगी। Again same question है, but let me explain. The transportation cost won't really go down much, but stores can hold less inventory, which makes stores operation easier. Less inventory also means better management। मतलब बहुत ज़्यादा हमारी inventory भी एक store में लॉकअप नहीं होगी, हम उसे डिवाइड कर पाएंगे। एंड इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग 7 days ऑफ स्टॉक एट वंस, 7 दिन का स्टॉक हम एक ही बार में पूरा लॉकअप करते हैं, उससे अच्छा कि हम 2 दिन मतलब 2 दिन से सप्लाई करते रहे, विच इज़ ईजियर एंड मोर एफिशिएंट। सो दिस इज बेसिकली question. And so next question is कि Q1 shows 50% volume growth and ASP, जो आपका ASP है एवरेज सेलिंग प्राइस, वो 260 से 300 पे चला गया, यानी कि वहाँ पे 15 से 16% का ग्रोथ हुआ है। और वॉल्यूम ग्रोथ यानी आपकी सेल्स में जो ग्रोथ आया है वो है 50%। एंड if you simply multiply 50% more of 15%, so एक्चुअल में आपकी ग्रोथ तो 72% आनी चाहिए थी, जो वॉल्यूम ग्रोथ आपका है, बट आप सॉरी जो आपकी सेल्स ग्रोथ है, बट जो आपने सेल्स ग्रोथ दिया है वो तो आपने 52% दिया, तो मैथ कुछ बैठ नहीं रही है, उसके बारे में बताओ। सो कंपनी सेज दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। अब सुनना क्यों, वी रिड्यूस वेरी चीप आइटम्स like 30 rupees 40 rupees of general merchandise, and we are selling more apparel यानी कपड़ों में हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड कपड़ों में भी हम थोड़े से जिनकी ASP ज़्यादा हाई है वो वाले कपड़े हम अब बेचने लगे हैं, विच हैज़ हायर ASP। सो इससे हमारे वॉल्यूम ग्रोथ और जो सेल्स ग्रोथ है वो मैच नहीं होते, एंड हमारा ASP हायर साइड पे है। मैं समझाती हूँ कैसे हो रहा है। मतलब ये वॉल्यूम ग्रोथ इज बेसिकली लाइक आपका कितना प्रोडक्ट बिक रहा है, उसका रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं होता है। सो इट इज जस्ट कि कितना बिका है। ओके, सो 50% का ग्रोथ इसमें आया है, एंड 15% का ग्रोथ ASP में आया है, यानी ASP एवरेज सेलिंग प्राइस जो पहले 260 था अभी 300 हो गया है। सो दिस वॉज द ग्रोथ। 16% 17% का ग्रोथ इसमें आया है। एंड क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ तो बढ़ा, लेकिन आपकी सेल्स ग्रोथ 72% होनी चाहिए थी, लेकिन आप 52% बता रहे हो, क्या सेल्स नहीं बढ़ी? सो यहाँ पे आंसर सीधा सीधा ये है कि हमने प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर दिया है। पहले हमारा जो छोटे मोटे आइटम्स, सस्ते आइटम्स ज़्यादा बेचते थे, उससे हमारा ASP कम होता था, मतलब आपके उसमें सेलिंग प्राइस कम होता है, एंड उससे हमारी वॉल्यूम ग्रोथ तो आती थी बट सेल्स ग्रोथ नहीं आती थी। एंड अभी हमने क्या किया है, हमने छोटे छोटे आइटम्स को हटाया है, कम किया है, एंड हम ज़्यादातर मार्जिन जिनमें ज़्यादा है, जिनकी ASP ज़्यादा है, हम वो सेल करते हैं। सो उसकी वजह से ये चेंज आया है, अदरवाइज इट इज़ ऑल परफेक्ट। मतलब हम थोड़ा सा अभी ज़्यादा एपरल और ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के एपरल्स पे फोकस कर रहे हैं, राइट। सो वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ा चेंज है और सेल्स ग्रोथ में थोड़ा चेंज है, दैट्स वाई ये मैच नहीं करते हैं। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या कहानी हुई है यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you plan to open 125 stores this year and 150 plus next year. So how are you building the team to support this growth? What are the other capabilities are needed besides warehouse? मतलब आप
125 स्टोर इस साल डालोगे, 150 से ज़्यादा अगले साल डालोगे, सो उसके लिए आपको एक टीम चाहिए जो मैनेज करेगी, एक अच्छा मैनेजमेंट चाहिए, और वेयर हाउस के अलावा आपको टीम के अलावा और क्या क्या चीज़ है जो कि ज़रूरत में पड़ेगी। सो यहाँ भी बताते हैं 3 मेजर फोकस एरियाज विच आर, फर्स्ट इज सप्लाई चेन, जो कि हमारे न्यू वेयर हाउस और हब स्पोक मॉडल से हो जाएगा। फॉर टेक्नोलॉजी हमने इन्वेस्ट किया है सेंट्रिक PLM एंड सेंट्रिक प्लानिंग फॉर बेटर प्रोसेस। सो ये क्या है, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि मैनेजमेंट और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए यूज़ होते हैं फॉर बेटर इन्वेंट्री, बेटर स्टॉकिंग एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन। ओके, सो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। एंड प्लानिंग स्टॉक ओके, सो स्टॉक के लिए बेसिकली, एंड प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, प्रोडक्ट कितने हम स्टॉक करें, कौन सा प्रोडक्ट कितना रखना है, व्हाट आर द बेसिकली नीड। ओके, सो दिस इज वी हैव यूज्ड टेक्नोलॉजी फॉर। एंड टीम की क्या ज़रूरत है, सो हायरिंग हमने 2 साल पहले से ही शुरू कर दी थी, जो इसके लिए रिक्वायर्ड है, इस ग्रोथ के लिए हमें ज़रूरत है। एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम ग्रू फ्रॉम 4 to 16 पीपल। बिजनेस डेवलपमेंट टीम हमने बढ़ा दी है, एक्सपैंड कर दी है। की मैनेजर्स हायर्ड अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए हमने मैनेजर्स हायर कर लिए हैं ऑलरेडी। So overall manpower is enough to handle 50% growth and many new store openings. So हम अभी तैयार हैं 50% की जो ग्रोथ है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और नए स्टोर की ओपनिंग्स हैंडल करने के लिए। सो इट्स लाइक दे आर रेडी। एंड टीम का जो प्रॉब्लम है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बेसिकली 120 से 130 स्टोर्स का जो प्रोसेस है वो ऑन ट्रैक है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, many competitors are opening stores aggressively, are rents increasing? So आपको रेंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, रेंट भी इंक्रीज हो रहा है। इज इट हार्ड टू हायर स्टाफ? आर देयर कॉस्ट प्रेशर्स बिकॉज ऑफ दिस? आर देयर एनी कॉस्ट प्रेशर्स बिकॉज ऑफ दिस? सो बेसिकली आपके खर्चों की यहाँ पे बात की जा रही है, खर्चों वाला कंसर्न पूछा गया है। So what they have said is that current average rent is around ₹53। current जो 1 स्क्वायर फीट का हमें पे करना पड़ता है that is around ₹53 and new stores are cheaper। हमें जो न्यू स्टोर्स हम डालते हैं वो थोड़े से चीप पड़ते हैं, अराउंड 41 और 42 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में मिल जाते हैं। बिकॉज वी डोंट इंसिस्ट ऑन सिटी सेंटर लोकेशंस, मतलब हम एकदम सिटी सेंटर या फिर एकदम प्राइम लोकेशंस पे नहीं डालते हैं हमारे स्टोर्स। वी फोकस ऑन बिग फ्लोर स्पेस जहाँ पर ज़्यादा स्पेस मिल सके, पार्किंग मिल सके एंड कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा कर सके हम लोग। So customers are willing to travel 2 kilometers if the product and brand are good. So basically लोग क्वालिटी पे फोकस करें, इज़ लाइक कि हम अच्छा दे, बट इज़ नॉट लाइक कि हम रश के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले जगह से, क्योंकि आप प्राइम लोकेशन पे डालोगे आपको पहली बात तो वहाँ पे जगह की स्कैरसिटी होती है। सो जितनी जगह चाहिए उतनी नहीं मिलेगी, जगह में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देन कहीं ना कहीं आपकी बाकी जो चीज़ें, अगर जगह इतनी नहीं है तो बाकी चीज़ें भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। लाइक पार्किंग की उन्होंने बात की है, कस्टमर एक्सपीरियंस की बात की है। तो कस्टमर आपका परेशान होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, इतनी भीड़, आजकल लोग वैसे भी पसंद नहीं करते इतना भीड़ भाड़ में कहीं जाना। दैट्स वाई ऑनलाइन वालों की इतनी अच्छी मतलब चल रहा है अभी, इतना अच्छा बूस्ट है। सो एनीवेज, एंड दिस इज़ अगेन अ गुड थिंग कि सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा दूर डालें, लाइक प्राइम लोकेशन से 2-3-4 किलोमीटर दूर हम जा रहे हैं, सो इट इज़ क्वाइट फाइन। मतलब अगर हम प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा दे रहे हैं, सो कस्टमर इज़ फाइन टू ट्रैवल मोर, थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर, 5-10 तो नहीं, लाइक 3 to 4 किलोमीटर। देखो ना, मैं 11-12 किलोमीटर, मेरे यहाँ से विशाल मेगा मार्ट है, मैं इतना दूर जा सकती हूँ, तो मतलब 1 or 2 तो इज़ लाइक वेरी डिसेंट। ओके, सो और ऐसा नहीं है मैं जाती हूँ तो सिर्फ एक कपड़ा खरीदने जाती हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं अपने खर्चों का भी ध्यान रखती हूँ। मैं एक बार में जाती हूँ तो पूरे साल का उठा लाती हूँ। सो इट इज़ अ स्मार्ट वे। ओके, सो बेसिकली लोकेशंस का कोई इशू नहीं है, वी मैनेज दैट। एंड yeah, so this was our 30th question and we have covered almost 29 to 30 question, and remaining
जो क्वेश्चंस है हमारे लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। सो इट वाज अ बिग कॉन कॉल, और उसको हम जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप एक बार इनका कॉन कॉल सुनिए, जितने क्वेश्चंस मैंने अभी आपको क्लियर कर दी हैं उनको सुनिए, और इस कंपनी का रिसर्च अच्छे से करिए एंड देन इसमें इन्वेस्ट करना। जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आप टाइम लो, रिसर्च करो, कॉन कॉल बार बार सुनना, तब आपको चीज़ें पता चलेगी। एंड इफ़ एनीथिंग मैंने मिस कर दिया या फिर कुछ भी है जो मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, आपको समझ नहीं आया, मेरी जो एक मोटिव है कि मुझे सिंपल लैंग्वेज में आपको डिलीवर करना है वो एनी वे फुलफ़िल नहीं हो पाया, सो मुझे कमेंट्स में बताना। आई विल ट्राई कि मैं कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्व करूँ। एंड टिल आप अपना रिसर्च करिए V2 डिटेल पे, कॉन कॉल को पढ़िए, जितने क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट को अच्छे से स्टडी करना। एंड टिल देन बाय बाय, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। एंड डू योर रिसर्च। थैंक यू सो मच।